हाय स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेकेंड क्लास लेने वाले हैं। तो कल हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ सेल का कुछ बेसिक डेफिनेशन देखे थे, जिसमें गुड्स क्या होता है, बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़े थे। तो आज हम वस्तु विक्रय अनुबंध का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का निर्माण कैसे होता है उसको पढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन देख लेना, ये दिया है सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में दिया है, ठीक है। किसका डेफिनेशन दिया है? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। इसका डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेक्शन 4(1) अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर by the seller transfer or agree to transfer the property in goods to the buyer from price। हिंदी में पढ़ लेते हैं। विक्रय अनुबंध वह अनुबंध है जिसके द्वारा विक्रेता एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को माल का स्वामित्व हस्तांतरित करता है अथवा हस्तांतरित करने का ठहराव करता है, ठीक है। इसमें दो बात दिया गया है, एक ट्रांसफ़र करता है और दूसरा ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट करता है, एग्री टू ट्रांसफ़र। तो हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर जो एक्स है ये सेलर है और यहाँ पे मिस्टर वाई है जो कि बायर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या किए हैं कि सेल के पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। जो सेलर है बायर को गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। पहले ये गुड्स का ऑनरशिप किसके पास था? मिस्टर एक्स जो सेलर है उसके पास था। अब ये ऑनरशिप किसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा? मिस्टर वाई के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें स्वामित्व का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। दूसरा दिया है हस्तांतरित करने का ठहराव, ठीक है। ट्रांसफ़र और एग्री टू ट्रांसफ़र। एग्री टू ट्रांसफ़र मतलब अब ये ऑर्डर देगा कि 2 महीना बाद मैं आपको गुड्स को प्रोडक्शन करके या मैन्युफैक्चरिंग करके दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पे एग्री टू ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो या तो ये तुरंत ट्रांसफ़र हो सकता है या तो एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र भविष्य में ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेसेसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। विक्रय अनुबंध के आवश्यक लक्षण। विक्रय अनुबंध के आवश्यक लक्षण। तो क्या आवश्यक लक्षण है उसको हम पढ़ते हैं। बायर एंड सेलर, अभी मैंने बताया क्या होना चाहिए यहाँ पे? बायर एंड सेलर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या है? सेलर है और मिस्टर वाई क्या है? बायर है, गुड्स को खरीदने वाला है। और एक क्या होना चाहिए? गुड्स होना चाहिए, जो भी है ना। गुड्स में सभी आ जाएगा, बाइक आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। ये सेल करने वाला है और ये क्या है? खरीदने वाला है। तो एक देखो बायर है और दूसरा क्या है? सेलर है। दो पार्टी रहना चाहिए और ये क्या रहना चाहिए? गुड्स रहना चाहिए, ठीक है। बायर सेलर मतलब क्या होता है? बेचने वाला और एक खरीदने वाला, विक्रेता और क्रेता, ये दोनों रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए? और रहना चाहिए गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो गुड्स के डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। गुड्स में सभी क्या आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी आता है। जितना भी मूवेबल प्रॉपर्टी है ये सब आता है। तो क्या चीज़ नहीं आएगा?
एक्सेप्ट क्या चीज़ नहीं आएगा, बोलो बोलो, तो एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम, और करेंसी या मनी, ठीक है, करेंसी या मनी ये दोनों नहीं आएगा गुड्स में, सभी मूवेबल प्रॉपर्टी आएगा लेकिन एक्शनेबल क्लेम और करेंसी नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हम लोग, और इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइस क्या होना चाहिए, एक निश्चित प्राइस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिस्टर सेलर है और ये क्या है मिस्टर बायर है, ठीक है, बायर है। अगर नाम देना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं, चलो मिस्टर एक्स दे देते हैं, अभी मिस्टर वाई दे देते हैं, ठीक है। तो इसको निश्चित प्राइस में जो गुड्स हैं ना, गुड्स का एक सर्टेन प्राइस रहता है, एक निश्चित प्राइस रहता है, जैसे 500 रुपीज़ हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया, ऐसी एक क्या रहता है दोस्तों, निश्चित प्राइस रहता है। तो निश्चित प्राइस में गुड्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पे बोला है डिपेंडमेंट ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ठीक है, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। पहले स्वामी कौन था माल का, ये पहले सेलर था, अब सेलर से स्वामित्व कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, बायर में। तो इसमें स्वामित्व का ट्रांसफ़र होता है, जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, अब मोबाइल का भी ऑनर कौन है, मैं हूँ, ठीक है, मोबाइल का ऑनर मैं हूँ। अब इसको मैं बेच दिया तो मेरा ऑनरशिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सेलर से बायर में क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्री टू सेल, ठीक है, ये है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल आर कॉल्ड सेल व्हेन टाइम आर गो अवे, मतलब देखना है विक्रय का ठहराव उस समय विक्रय कहलाता है जब समय बीत जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब ये होता है कि समय बीत गया, मतलब कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ और किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का, ये सेलर है, ठीक है, और ये कौन सा है, बायर है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हाँ भाई मैं अपने गुड्स को 1000 रुपये में सेल कर दिया, तो यहाँ पे जो विक्रय का ठहराव उस समय विक्रय कहलाएगा जब ये समय क्या हो जाता है, बीत जाता है। पहले मैंने बोला था कि 2 वीक बाद मुझे इस गुड्स को, इस मोबाइल को बेचना, तो दो वीक बिक गया और 2 वीक के बाद मैंने मोबाइल को कितना में बेच दिया, 1000 में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो विक्रय का ठहराव कब कहलाएगा, विक्रय जब समय बीत जाता था, मैंने कितना टाइम पीरियड दिया था, 2 वीक का दिया था। अब देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको मैं वहाँ भी बता चुका हूँ गुड्स में, ठीक है, जो भी हो ये क्या होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। मूवेबल मतलब क्या होता है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एक स्थान से, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, ठीक है, यही है। जैसे अब मैं भूमि का बात करूं, वो हमारा गुड्स नहीं है, बिल्डिंग का बात करूं, ये हमारा गुड्स नहीं है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है फीचर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो वैध अनुबंध है, उसका क्या रहना चाहिए, लक्षण रहना चाहिए। एक ऑफर रहना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस, ऑफर को स्वीकार करने वाला रहना चाहिए, कंसिडरेशन रहना चाहिए, प्राइस रहना चाहिए, ठीक है, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो वैध कॉन्ट्रैक्ट है, जब जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका इसमें लक्षण रहना चाहिए। आ गया दोस्तों समझ में। एक्सप्रेस्ड या इम्प्लॉयड, स्पष्ट और गर्भित, ठीक है, इसके मतलब होता है कि जो हम लोग सेल कर रहे हैं या तो रिटर्न भी हो सकता है और या क्या हो सकता है, ओरल हो सकता है। जैसे हम कुछ भी गुड्स को सेलर सेल करता है किसको, बायर को, तो या तो लिखित में सेल करता है या मौखिक में सेल करता है। जैसे कोई अच्छा से ब्रांडेड वगैरह कुछ फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन वगैरह, बाइक वगैरह जो खरीदते हैं, तो ये सब के लिए रिटर्न में रहता है, लिखित में रहता है कि इतना प्राइस है, इतना वारंटी है, ऐसे है, इतना इंस्टॉलमेंट है, तो ये सब क्या रहता है, लिखित में। और ओरल क्या रहता है कि गए दुकान में गए, भैया ये सामान चाहिए, उसमें लिखित विखित नहीं लगता, और सामान को दे दिया, हमने उसको कंसिडरेशन दे दिया, प्राइस दे दिया, वो क्या रहता है,
ओरल रहता है। इम्प्लॉयड मतलब क्या होता है? गर्भित। गर्भित मतलब वो लिखित और मौखिक नहीं रहता, लेकिन उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में गए, मार्केट में टमाटर का रेट 10 रुपये चल रहा है, तो वहाँ पे पूछते नहीं है भैया 2 किलो दे, और चुपचाप 20 रुपये निकाल करके दे देते हैं। क्योंकि हमको पता है कि रेट कितना चल रहा है, 20 रुपया 10 रुपया चल रहा है, 2 किलो खरीदे और 20 रुपया दे दिए। इसमें कोई लिखित मौखिक का ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने अब टैक्सी में बैठा, अब महो बाज़ार से लेकर के घड़ी चौक का रेट कितना है? 10 रुपया है। तो वहाँ पे मुझे कुछ बार्गेनिंग करने का ज़रूरत नहीं है, मुझे रेट पता है। अब मैं जैसे ही घड़ी चौक पहुँचा, जेब से 10 रुपये निकाला और टैक्सी वाले को 10 रुपया दे दिया। तो ये क्या हो गया बच्चे? इम्प्लाइड, है ना, गर्भित हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सेल क्या है, और उसका जो फीचर पढ़े हैं, फीचर भी क्लियर में समझ में आ गया। सेल कब बोला जाएगा? जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है, तभी क्या बोला जाएगा? सेल बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब विक्रय तथा विक्रय करने के ठहराव में अंतर। तो सामान्य भाषा में मैं बता देता हूँ। विक्रय क्या होता है? गुड्स को डायरेक्ट क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। वो गुड्स एग्जिस्टेंस में रहता है, विद्यमान में रहता है। ठीक है, विद्यमान में रहता है, उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं? सेल। एग्रीमेंट टू सेल मतलब क्या होता है? विक्रय करने का ठहराव। अभी गुड्स करंट में नहीं है, उससे मैं अनुबंध कर रहा हूँ कि भाई 2 महीना बाद मुझे गुड्स को दे देना। जैसे अब मुझे बाइक चाहिए, मैंने गया और तुरंत बाइक को खरीद करके ले आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं भाई, मैं वो ब्लैक कलर का बाइक अभी नहीं है, मुझे ब्लैक कलर का बाइक चाहिए और मैं धनतेरस के समय लाऊंगा। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू सेल है। अभी मैं उसको प्राइस भी नहीं दिया हूँ, मुझे गुड्स भी नहीं दिया है, सिर्फ मैंने एग्रीमेंट किया हूँ कि एक निश्चित समय जैसे धनतेरस पे मैं उस बाइक को यहाँ से ले जाऊँगा, बाइक को आप दे देना, मैं उसका कंसिडरेशन पे कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेल में क्या होता है? गुड्स तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तुरंत क्या हो जाता है? हस्तांतरित हो जाता है, माल का हस्तांतरण हो जाता है। यहाँ पे गुड्स आर ट्रांसफ़र इन फ्यूचर पीरियड। यहाँ पे क्या होता है? अभी मैंने बताया कि गुड्स से तुरंत ट्रांसफ़र नहीं होता, फ्यूचर पीरियड में होता है, भावी समय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड मतलब क्या होता है? इसमें निष्पादित अनुबंध रहता है। इसमें क्या रहता है दोस्तों? निष्पादित अनुबंध रहता है। ठीक है, क्योंकि तुरंत हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें क्या रहता है? निष्पादनीय रहता है, जो कि फ्यूचर के लिए रहता है ना। अब आगे समझाने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप देखो भाई, इसमें स्वामित्व, इसमें क्या होता है? तुरंत ऑनरशिप और पोजीशन। ऑनरशिप स्वामित्व, पोजीशन मतलब क्या होता है? अधिकार, दोनों बायर के पास हो जाता है। जैसे ही जो सेलर है वो किसको गुड्स को बेच दिया, किसको बेचा है भाई? बायर को बेचा है। ठीक है, किसको बेचा है? बायर को। तो यहाँ पे ऑनरशिप क्या होता है? तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, हाँ, और इसमें ऑनरशिप एंड पोजीशन दोनों सेलर के पास है। अभी किसके पास है? सेलर के पास, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है भाई? अब तू मुझे प्रोडक्ट बना करके देना, जैसे मुझे 50,000 ईंटे का ज़रूरत है, अभी इसके ईंटा नहीं है ना। मैंने बोला कि 2 मंथ बाद, कितने मंथ बाद? 2 मंथ बाद मुझे 50,000 ब्रिक्स का ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? उसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करके 2 महीने बाद देगा। तो इसी कारण इसमें बोला गया है दोनों अभी किसके पास रहता है? एग्रीमेंट टू सेल में ऑनरशिप और पोजीशन दोनों सेलर के पास रहता है, क्योंकि अभी ये माल बायर के पास नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्क मतलब क्या होता है? जोखिम। ठीक है, रिस्क ऑफ लॉस बायर पर होता है। किसके पास होता है? क्रेता, क्योंकि ये गुड्स किसके पास चला गया है? बायर के पास चला गया है, तो रिस्क किसके पास रहेगा? बायर के पास। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या है? अभी गुड्स नहीं गया है, अभी गुड्स नहीं गया है। जैसे ये सेलर साहब है, ये, ठीक है, ये सेलर है, और ये कौन सा है आपका?
ये बायर है, अभी यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है, अभी माल इसके पास नहीं गया है, इसी कारण रिस्क किसके पास रहता है, सेलर के पास ही रहता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विक्रय में बायर गुड्स का ऑनर होता है। कौन ऑनर होता है, विक्रय में जो हमारा बायर है, खरीदने वाला है, वही क्या हो जाता है, ऑनर होता है। एग्रीमेंट टू सेल में भी ऑनर कौन रहता है, सेलर ही रहता है। गुड्स का ऑनर कौन रहता है दोस्तों, सेलर ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ डेथ, मृत्यु पर बायर उसका रिप्रेजेंटेटिव गुड्स को प्राप्त करने का अधिकार रहता है। अब मान लीजिए ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। माल को तो बेच चुका है, किसको बेच चुका है, वाई को। ये सेलर ने बेच चुका है, किसको, वाई को सेल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे और अब ये मर गया तो इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इसके पुत्र है या इसके भाई है, इसको मिल जाएगा, है ना। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी क्या है, माल इसके पास आया ही नहीं है। तो हो सकता है कि माल आया ही नहीं है तो ये मर गया, तो एग्रीमेंट यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वाइड हो सकता है। तो यहाँ पे देख लेना, इन केस ऑफ डेथ ऑफ सेलर, डेथ ऑफ बायर, डेथ ऑफ बायर, उसका रिप्रेजेंटेटिव गुड्स को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि माल तो इसके पास आया ही नहीं है, तो इसके रिप्रेजेंटेटिव को अधिकार ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सेल ऑलवेज सेल, यहाँ पे क्या होता है, सेल हो गया मतलब हो गया। यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल है, अभी एग्रीमेंट टू सेल है, भविष्य में हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। जैसे मुझे 50,000 ब्रिक्स का ज़रूरत है, जीरो क्वालिटी, इसमें एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र। एग्रीमेंट टू सेल में चेंजेबल हो सकता है। जैसे मुझे अभी 50,000 ब्रिक्स का ज़रूरत है, हो सकता है मैं कैसे बोल दूंगा कि मुझे भाई 40,000 का ज़रूरत है या तो 60,000 का ज़रूरत है, ये बोल सकता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलो ठीक है, आज हम लोग इतना ही बताया हूँ। नेक्स्ट मैं कल या कुछ समय बाद बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से वीडियो हेवी बन जाता है। ठीक है दोस्तों।